जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम अकादमिक परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। आज हम लोग जो आपका क्लास 10th का मैथमेटिक्स का जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बात करेंगे। आज टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर कराऊंगा मैं आपको मैथमेटिक्स का। तो भाई साहब, वीडियो को हो सके तो स्पीड करके देखो, क्योंकि वीडियो हो सके थोड़ा मोड़ा लंबा बन सकता है, तो आपको पूरा वीडियो देखना है। और आपको पता ही है कि मैं आपका सब्जेक्टिव का भी वीडियो में लेते रह रहा हूँ, शायद मैंने 4-5 पार्ट डाल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा से मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उस सभी पार्टों में मैंने आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हुए हैं। अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। मेरा अगर सब्जेक्टिव का और ये सारा ऑब्जेक्टिव का अगर वीडियो आप लोग देख लेते हो तो मेरा बात मानो, मैथ का आपका टेंशन खत्म। और साथ साथ मैं साइंस का भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दे ही रहा हूँ, बीच बीच में इंग्लिश हिंदी का भी चल ही रहा है, पंकज सर एसएसटी ले ही रहे हैं। फिर टेंशन किस बात का, आपको बस पढ़ो अच्छे से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सबसे पहला प्रश्न आपके पास है, लिखा है कि यदि विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर में बी क्यू प्लस आर में ए बराबर में 72, बी बराबर में 9 और क्यू बराबर में 8 हो तो आर का मान होगा। मैंने जो पार्ट 1 लिया था ऑब्जेक्टिव का, जी ये जो मेरा वीडियो, ये पार्ट 2 नंबर का वीडियो है, यानी कि दूसरा नंबर का ऑब्जेक्टिव का मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा नंबर का वीडियो है। सब्जेक्टिव का तो 4-5 वीडियो लिया हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2, इससे पहले ऑब्जेक्टिव का मैंने और एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो वो वाला देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताया हुआ था, ठीक है। तो एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जनरली प्रत्येक पार्ट में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ। ऐसा नहीं कि प्रत्येक पार्ट में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही रेयर केसेस में भी क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। तो चलिए सभी पार्ट को जरूर देखिएगा, वरना ऐसा ना हो जाए कि एग्जाम में जिस पार्ट से क्वेश्चन आया वो पार्ट आपने देखा ही नहीं और बोलोगे सर क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो देखो, बेसिकली आपके पास ए यानी कि आपके पास भाज्य बराबर में बी यानी कि भाजक गुना में भागफल, क्यू को भागफल बोलते हैं, प्लस का आर माने शेषफल। तो यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इसी को शॉर्ट में ए बराबर में बी क्यू प्लस आर लिखते हैं। आपको ए का वैल्यू 72 दे दिया गया है। देखो, बी का वैल्यू आपके पास 9 दिया हुआ है और आपके पास क्यू का वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो आर का मान पूछा। अरे बाबा देख लो, 8 9 72 हो गया यहीं पे ना, तो 72 को इधर भेजोगे तो माइनस में आ जाएगा, इधर प्लस 72 है, यानी कि 72 72 कट जाएगा, तो आर का मान क्या आ गया, 0 आ गया। देखो कितना सिंपल प्रश्न था, इस टाइप का प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव, एक नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। अब आपका आज मैं आपको बहुत सारा होमवर्क देने वाला, क्योंकि 60 प्रश्न है, मुझे जल्दी जल्दी कवर कराना है। साथ ही साथ आपका कुछ प्रैक्टिस हो, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, सब मैं बताऊंगा तो नहीं होगा, इसलिए मैं सेम टाइप के 2-3 क्वेश्चंस कर करके लाया, यानी कि ये आपका पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया आज के इस वीडियो का। तो इस टाइप का मैंने 2-3 प्रश्न लाया हुआ है आपके लिए, तो इस सबको आपको बनाना। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी सब आपको बनाना, ठीक है। बाकी फंसोगे तो टेंशन मत लो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। देख लो यहाँ पे फिर से आपके पास ए बराबर में बी क्यू प्लस आर है, ठीक है। तो आपके पास ए का वैल्यू 73 है, बी का वैल्यू कितना आपके पास, देख लो आपके पास 9 है, और आपके पास क्यू का वैल्यू कितना आपके पास 8 है, बराबर में प्लस का आर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आर का मान निकालना। देखो यहाँ पे 8 9 72, फिर से 72 बन रहा है, तो 72 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 72 यहाँ प्लस का 73, यानी कि एक बच गया इसका वैल्यू, यानी आर का वैल्यू क्या निकल गया, 1 निकल गया, दोनों का ऑप्शन कट हो जाएगा। अब इसका आंसर मुझे कमेंट करके आप लोग बता, चलो 8 नंबर लिखिएगा और आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात, क्वेश्चन नंबर पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने यहाँ वहाँ से उठाया हुआ है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन क्या आपके पास मैं बता देता हूँ। बी का वैल्यू, ए का वैल्यू आपके पास 37 दिया है, बी का वैल्यू 7 दिया हुआ है, सॉरी 4 दिया हुआ है, और आर का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो आपके पास यहाँ पे देख लो आर का वैल्यू दे दिया गया है, आपको यहाँ पे क्या पूछ लिया है, यहाँ पे आपके पास क्यू का वैल्यू पूछ लिया। तो कैसे निकालोगे, देखो थोड़ा बता ही देता हूँ कैसे निकालना है, तो बोलोगे सर समझ में नहीं आया। तो देखो ए का वैल्यू 37 दिया, तो मैं 37 लिख देता हूँ, बराबर में बी का वैल्यू कितना दिया आपके पास 4 दिया हुआ है, गुना में क्यू का, तो मैं क्यू का क्यू ही रन देता हूँ, प्लस का आर का वैल्यू 1 दिया हुआ है। सबसे पहले इस प्लस वाले 1 को इधर भेजो, तो कितना हो जाएगा 37 माइनस का 1, यानी कि डायरेक्टली में कितना ले देता हूँ, 36 लिख देता हूँ, कितना लिख देता हूँ 36 लिख देता हूँ, ठीक है। अब 36 आ गया, देखो यहाँ पे 4 क्यू के साथ गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा। अब बताओ 4 का पढ़ा में 36 कितना बार में जाता है, तो वही आपका आर का आंसर आ जाएगा, जो कि आप लोग को दिख भी रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता। तो देखो, धनात्मक विषम पूर्णांक यानी धनात्मक भी होना चाहिए और विषम भी होना चाहिए। तो देख लो यहाँ पे पिछुआ में, देख लो आपके पास यहाँ पिछुआ में 1, आपके पास 3 और 5, यानी कि ऑड नंबर आपको दिखे, विषम संख्या दिखे, तो उसका जो योग होगा फिर उसका जो सॉल्यूशन होगा ये हमेशा विषम धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। ये और ये सब विषम धनात्मक पूर्णांक के बराबर होगा, ठीक है। परंतु यहाँ जो एक 2 नंबर का ऑप्शन है 6 क्यू प्लस का 2, देख लो यहाँ पे लास्ट में 2 है, जो कि एक सम संख्या है। आप लोग को भरोसा नहीं तो क्यू का मान पहले 1 रख के देखो, तो कितना हो जाएगा 6 + 2 8, 2 रख के देखो 6 2 12 और 2 कितना हो जाएगा 12 2 14, 3 रख के देखो 6 6 18 18 2 20। तो इस प्रकार से आपके पास देखो कि हर समय क्या आएगा, धनात्मक आपके पास देखा जाए तो आपके पास विषम, ये धनात्मक सम पूर्णांक आएगा। और क्वेश्चन में पूछा कि कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा, तो यही सही आंसर हो जाए, क्योंकि ये धनात्मक सम पूर्णांक आएगा, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा
कि यहाँ पे देखिएगा हमेशा 6 है तो यहाँ पे सम संख्या होगा, ठीक है, तो या तो 2 रहेगा या तो 6 रहेगा या 4 रहेगा, ठीक है। और अगर ऐसा रहा और साथ ही साथ अगर लास्ट में अगर आपके पास कोई एक विषम संख्या है तो वो हमेशा ही धनात्मक विषम संख्या के रूप में होगा। और अगर आपके पास लास्ट में यहाँ पे सम संख्या जैसे 2 4 6 8 तो समझ लीजिए कि वो एक धनात्मक सम संख्या का कैटेगरी में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, धनात्मक सम पूर्णांक निम्नलिखित में से किस रूप का हो सकता है? तो देख लो आपके पास 2 भी धनात्मक विषम संख्या के रूप का हो सकता है, याद रखना मेरी बात। या फिर 2 + 2 भी होगा, 2 + 4 भी होगा। मैंने बोला था ना कि यहाँ पे जो संख्या होगा ये एक सम संख्या होगा, बाकी पिछुआ में देखना अगर कोई सम संख्या है हो सकता है 0 भी होगा, हाँ 0 भी याद रखना, 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा और बीच में प्लस होगा तो समझ लेना कि वो एक धनात्मक सम पूर्णांक का कैटेगरी में आता है। लेकिन यही पिछुआ में अगर 3 रहा, 1 रहा यानी कि विषम वाली संख्या रही तो वो एक धनात्मक विषम संख्या कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर 4 नंबर हो जाएगा। 2 भी एक धनात्मक सम पूर्णांक में आएगा, ठीक है। 6 भी आएगा, आपका देखा जाए तो आपके पास 12 भी आएगा, आपके पास देखा जाए तो आपके पास और क्या बचा, कुछ भी आप लोग ले सकते हो, जैसे कि खाली यहाँ पे सम संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो वो सभी क्या आते हैं, जनरली धनात्मक सम पूर्णांक कैटेगरी में आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक 4 + 1 के रूप का तो बता इनमें से क्या होगा? तो देखो सबसे पहले बात यहाँ तो सम है, टेंशन खत्म। यहाँ देखो आपके पास लास्ट में विषम है, तो लास्ट में विषम है यानी कि वो विषम संख्या कैटेगरी में आएगा, दोनों का ऑप्शन कट हो जाएगा। एक धनात्मक पूर्णांक a = BQ + R के रूप का है तो आर का क्या नहीं हो सकता, यानी आर क्या नहीं हो सकता? देखो ये आपके पास भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। मैंने पहले वाला यानी पार्ट 1 में बताया था कि जो आपके पास आर होता है, जो शेषफल होता है, ये हमेशा जो आपके पास भाजक होता है, यानी कि जो आपके पास यहाँ 4 दिख रहा है, ठीक है ना, यानी कि पी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो भाजक होता है वो उससे हमेशा या तो छोटा रहेगा या तो 0 के बराबर हो सकता है आर, ठीक है। तो यानी कि देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे पूछा कि कौन नहीं हो सकता, तो भाई साहब देखा जाए तो 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 जो है यहाँ पे भाजक का भी वैल्यू 4 ही है, जो कि आर कभी भी भाजक के बराबर नहीं लग सकता, क्योंकि वापस से फिर से एक बार भागा नहीं लग जाएगा अगर बराबर हो जाएगा तो, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी 4 के बराबर नहीं हो सकता। 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है, परंतु 1 भी हो सकता है, परंतु ये आपके पास 4 नहीं हो सकता। अच्छा, एक धनात्मक संख्या 6Q + 5 के रूप में इनमें से क्या होगा? तो बताइए, कमेंट करके मुझे आप लोग बताओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक धनात्मक संख्या आपके पास इतना के रूप का है तो इनमें से क्या होगा? चलो ये भी आप कमेंट करके बताओ। बस लास्ट वाला देखो, यहाँ देखो कि अगर सम है और लास्ट में क्या, अगर विषम है तो विषम, अगर सम है तो सम, ठीक है। तो कमेंट करके बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक धनात्मक संख्या 6 + 2 के रूप का है तो निम्न से कौन सा संख्या होगा? चलो ये भी कमेंट करके बताओ, बहुत सिंपल प्रश्न है। अच्छा, लिखा है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक रूप है, या फिर सीधा सीधे बोलो कि कोई पूर्णांक m है। यहाँ देखो अभी तक हम लोग q पढ़ रहे थे, देख लो यहाँ पे आप लोगों ने q देख रहा था, q की जगह पे m भी हो सकता है, p भी हो सकता है, r इसे जनरली r नहीं देता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। m हो सकता है, n भी हो सकता है, ठीक है, s भी दे सकता है, ठीक है। तो बेसिकली मान लो कि कोई पूर्णांक m है तो यहाँ पे क्या रिलेशन सही होगा कि वो हमेशा एक देखा जाए तो आपके पास सम पूर्णांक आएगा, तो आगे 2 लगा दो, 2m। वरना एक काम करना, सब में आप लोग m का वैल्यू 1 2 3, क्योंकि पूर्णांक पूछा है ना, और साथ साथ देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे जनरली समी पूर्णांक की बात चल रही है, ठीक है, सम पूर्णांक की बात चल रही है, तो जनरली m का वैल्यू 1 2 3 पुट सब में कर करके देखो, तो देखना कि कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें हमेशा खाली सम आ रहा है। तो जैसे कि 3 नंबर में देखो, ठीक, क्योंकि यही आंसर ही भी होगा मुझे पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट 3 में पुट करता हूँ। तो 2 हो गया, इंटू में 1 पुट करके देखो 2 आएगा, 2 इंटू एम का वैल्यू 2 पुट कर देखो 4 आएगा, 2 इंटू एम का वैल्यू आप 3 पुट कर देखो कितना जाएगा, 4 दूना 6 आ जाएगा। देख लो आपके पास 2 4 6 8 10 12 इस प्रकार से आते रहेगा, यानी कि एक हमेशा सम आएगा, तो इसलिए आपके पास यही हो जाएगा एक धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का आता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व तो कर सकते हो एक तरह से ऐसे कि देख लो यहाँ पे एक सम संख्या होना चाहिए और पीछे देखना अगर विषम है तो विषम होगा और पीछे अगर सम है तो सम होगा, इस प्रकार से आप पहचान सकते हो। वरना कैसे पहचान सकते हो कि वैल्यू पुट करके देखो, एम का वैल्यू या क्यू का वैल्यू जो भी रहेगा, यहाँ पे जो भी रहेगा एम या क्यू रहेगा उसका वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करके देखना क्या आ रहा है, उससे भी आप लोग बता सकते हो। अच्छा, लिखा है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप होगा। चलो कोई पूर्णांक अगर m है उसके लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप क्या होगा? अरे ये वाला होगा, देखो, क्योंकि देख लो आपके पास यहाँ पे सम होना चाहिए और पीछे में अगर विषम है यानी कि यही विषम संख्या का रूप होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लो अगर m का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो आपके पास 1 + 1 आपके पास 2 हो जाएगा, अगर 2 रखोगे तो 2 + 1 आपके पास देख लो आपके पास 3 हो जाएगा। तो देखो ये कभी सम आएगा कभी विषम आएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक बार आपका विषम संख्या आना चाहिए, जो कि आपके पास 4 नंबर में ही पॉसिबल है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर 1 नंबर में m देखोगे तो m का वैल्यू 1 रखोगे तो वो 1 आएगा, 2 रखोगे तो वो 2 आएगा, 3 रखोगे 3 आएगा, यानी कि ये भी सम और विषम आता रहेगा। पर क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक बार विषम आना चाहिए, यानी कि आपके पास ये हो जाएगा। बाकी 2 नंबर पर भी बात कर लेते, देखो 2 नंबर में 2m लिखा हुआ है, ये हमेशा एक धनात्मक संपूर्णांक का, क्वेश्चन में सम तो पूछा नहीं है, विषम पूछा है, तो आपका यही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन है? तो इस टाइप का प्रश्न एक 100% रहेगा, आपको अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। तो चलिए हम लोग 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि इसको आपको ऐसी संख्याओं से भागा देना जो एक
सबसे छोटी और अभाज्य हो तो ये 2 से कट जाएगा, चलो 2 से देते 2 से देते 70 आ गया, फिर 2 से कट जाएगा 35 बार में। अब देखा जाए तो आपके पास फिर ये 2 से नहीं जाएगा, डायरेक्टली 5 से जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 7 35 होगा, यानी कि 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, कहाँ दिख रहा है आपके पास 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। ये ऐसे भी आ सकता है क्योंकि देख लो 2 को 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर गुना में 5 गुना में 7, ऐसे भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। या फिर 2 का स्क्वायर गुना में 5 का स्क्वायर 5 का पावर में 1 इंटू में 7 का पावर में 1, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो देखिएगा जैसे आएगा उसके हिसाब से काम कीजिएगा। चलो अब 156 वाला बताओ, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। वैसे चलो कर ही देता हूँ मैं 156। चलो इसको सबसे पहले 2 से 2 कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 8 16, 78 हो गया। 78 फिर 2 से चला जाएगा, हो जाएगा 2 3 6, आपको हो जाएगा 2 9 18। अब ये 39 हो गया तो 17 3 39 होता है, 17 17 17 3 39, ये आपका देखा जाए 13, देखते हैं इसको, 17 3 51 होता है। यहाँ पे एक्चुअली आपके पास होगा देखो 13 3 39, ठीक है ना। तो आपके पास 13 वाले से सर को पढ़ा नहीं आता, अरे हो जाता है 13 3 39, यानी देखा जाता है आपके पास 2 गुना 2 गुना 13 गुना 3, तो 2 गुना 2 गुना 13 गुना 3, अच्छा यहाँ देख रहे देखो थोड़ा 13 तो पीछे लिखा हुआ है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, हाँ ये भी सही है, ठीक है। तो आपके पास 2 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग आवाज कीजिएगा। अब बताए 120 का क्या होगा, मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग। चलो अब इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा 3825, इसको आप लोग करके देखिएगा, ठीक है। जनरली ये 3 से कटेगा, 3 3 5 5, उसके बाद लास्ट में 17 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास होता है। चलो अब इसका मुझे कमेंट करके बताओ। तो ये सभी आपको बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये सब आप लोग करोगे, क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन बताऊंगा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और बाकी मैंने तो पैटर्न आपको बता ही दिया। आपको उस संख्या को सबसे छोटे छोटे अभाज्य संख्या से भागा देना है। पहले 2 से देखो, 2 से नहीं तो फिर 3 से देखो, 3 से नहीं तो फिर 4 से देखो, 4 से मत देखना क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। जो जो संख्या 4 से कटेगा वो ऑटोमेटिकली 2 से कटेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, यानी कि 2 से देखो, फिर 3 से देखो, फिर 5 से देखो, उसके बाद फिर देखा जाए जो 6 से कटेगा वो ऑटोमेटिकली देखा जाए तो 2 या 3 वगैरह से कटता ही कटता है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें होती है, आप लोग खुद बना लोगे, समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक अभाज्य गुणनखंड दिया, इसका मान क्या होगा। अरे इस टाइप का क्वेश्चन पूछे ना, डायरेक्टली सबको गुना कर देना। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का 16, 8 24, 24 3 72, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात होगा। तो देखो सबसे पहले 96 का आप लोग क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से जाएगा आपके पास, हो जाएगा 2 चौके 8, हो जाएगा 2 8 16 48 हो गया, फिर 2 से जाएगा 24 बार में हो जाएगा। अब फिर 2 से कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 आ गया। अब फिर ये 2 से जाएगा आपके पास, तो अगर 2 से अगर ये चला गया तो कितना बचेगा आपके पास, यहाँ जाएगा तो आपके पास 6 बच जाएगा, 6 फिर 2 से चला जाएगा 3 बार में। तो देख सकते हो आपके पास 1 2 3 और इधर आपके पास 4 और एक 5, यानी कि 2 का, 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देख लो 1 2 3 4। इसको फिर से करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लो फिर से, ठीक है। जगह कम होने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा देख लिया जाए, 1 मिनट। अच्छा फिर ये 2 से जाएगा, सबसे पहले देखो तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 2 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 8 16 48 हो गया। 2 बार में फिर जाएगा, ये 2 से जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 12 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 6 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। तो कितना हुआ 1 2 3 4 5, नहीं 5 ही आ रहा है, मन कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 4 कट हो जाएगा। तो देखा जाए तो 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अगर अगर हम लोग मैक्सिमम घात बोले तो कितना आएगा 5, क्योंकि ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इस प्रकार से, लास्ट में शायद 3 था, जितना भी था। तो टोटल आपके पास 5 को 2 था, तो इसको 2 का पावर में 5 लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 का घात कितना है 5 है, तो इसे लगा 5 से हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैक्सिमम घात वाला भी प्रश्न आ सकता है। उसी प्रकार से इसमें पूछ देगा, जैसे पूछ देगा बता इसमें 120 में 2 का मैक्सिमम घात कितना होगा, 156 में पूछ जाएगा 2 का मैक्सिमम घात कितना होगा, या 3 का मैक्सिमम घात कितना होगा, जितना भी हो गया 7 का, या फिर जो भी 13 जो भी आएगा इसमें 13 का मैक्सिमम घात पूछ देगा। जो भी हो आपका, जो भी उसका अभाज्य गुणनखंड मांगेगा वैसे करके पूछ सकता है। तो आप लोग को हमेशा के लिए रेडी रहना है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। चला आगे बढ़ता है, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अभी मैंने बताया था कि अभी क्या मैंने पार्ट 1 में बताया था, ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा शून्यों का योग जो होता है वो -b/a के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा शून्यों का गुणनफल जो होता है वो c/a के बराबर होता है। तो हमको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा -b/a निकालना है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि कोई भी द्विघात समीकरण से आप लोग a b c का मान कैसे निकालते हो। तो कोई भी द्विघात समीकरण ax² प्लस का bx प्लस का c = 0 के बराबर होता है। तो देख सकते हो यहाँ पे x² के आगे क्या है, कुछ नहीं मन 1 है, यानी कि a का वैल्यू 1 होगा। अच्छा यहाँ पे देख लो आपके पास x के आगे b है, और यहाँ x का कुछ नहीं मन 1 है, 1 नहीं -1 है, क्योंकि यहाँ पे -x है तो -b तो आपको लेना है ना। तो यहाँ पे b का वैल्यू -1 है, और यहाँ देख सकते हो c का वैल्यू अकेला 4 आपको दिख रहा है। तो हमको -b/a चाहिए, क्योंकि यहाँ शून्य का योग पूछा है। तो b का वैल्यू ऑटोमेटिकली ये -1 है, तो माइनस माइनस मिलकर +1 हो गया, और अपन में a का वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है, तो 1/1 1 ही आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 3 में दिख रहा है, ठीक है। तो अब इस प्रकार से मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा इसका मैं बता ही देता हूँ, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है।
ठीक है। यदि बहुपद आपके पास दिया हुआ है एक यहाँ पे, तो इसका शून्यक आपके पास शून्यक आपके पास -2 है, तो k का मान होगा आपके पास यहाँ पे एक शून्यक आपके पास -2 दिया हुआ है, तो आपके पास यहाँ पे k का मान आपको निकालना है। तो बेसिकली देखो एक चीज़ मेरा बात समझना, देखो शून्यक का मतलब क्या होता है कि इसको जब इसमें पुट करोगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। अब 0 के बराबर आएगा तो यहाँ से आप लोग k का मान आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पे -2 जो है बेसिकली x का मान दिया हुआ है, तो k नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा, क्योंकि देखो आपके पास क्या करना है, देखो यहाँ पे आपके पास 3x² प्लस का 4x प्लस का 2k है, इसको आपको 0 के बराबर करना है। जब आप लोग यहाँ पे आपके पास x का वैल्यू कितना पुट करोगे, -2 पुट करोगे, तो चलो x का वैल्यू यहाँ पे -2 पुट कर लेते हैं। तो देखो आपके पास हो जाएगा 3 इंटू के -1, सॉरी यहाँ पे x का स्क्वायर है तो x का वैल्यू -2 है, तो हो जाएगा आपके पास x का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 हो जाएगा 3 इंटू 4, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे देख लो -2 का स्क्वायर -4 नहीं होगा, माइनस वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है स्क्वायर में, ठीक है। अच्छा प्लस 4x, x का वैल्यू तो यहाँ पे कितना आपके पास -2 है, तो -2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे -8 लिख देता हूँ, ठीक है। प्लस का यहाँ पे देख लो 2 के बराबर में 0 आ गया। अब देख लो आपके पास 4 3 12, 12 माइनस का 8 बराबर में प्लस का 2 के बराबर में 0 हो गया। अच्छा 12 प्लस का आपके पास सॉरी 12 माइनस 8, तो 12 में अगर 8 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे 4 बचेगा तो 4 हो जाएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास देखा जाए तो आपके पास 4 अगर इधर चला जाएगा तो हो जाएगा -4 हो जाएगा, बराबर में इधर आपके पास 2 के तो बचा ही हुआ है। अब 2 इधर अगर भागा में आ गया तो जगह 2 दूना 4 यानी कि -2, इसका आंसर हो जाएगा के का वैल्यू आ जाएगा, जो कि आपके पास दोनों क्वेश्चन दिख रहा है। तो बेसिकली इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो आपको दिमाग क्या लगाना था कि देखो शून्य का आपको दिया हुआ है, शून्य क्या होता है, एक्स का वैल्यू होता है, आपके पास x का वैल्यू दिया हुआ है, और आपको ये भी पता है कि शून्य का अगर दिया हुआ है यानी कि इसको अगर आप लोग यहाँ पे x का वैल्यू पुट करोगे, -2 पुट करोगे तो ये 0 के बराबर आएगा। अब आपको पता है कि 0 बराबर आएगा तो, और x का वैल्यू है आपके पास, तो आराम से k निकल जाएगा, तो इक्वेट करके निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बनता है। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा उसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा पूछा है, यानी कि c/a पूछा है। c का वैल्यू देख लो यहाँ पे 3 है, इंटू a का मान कुछ नहीं, यहाँ पे x के स्क्वायर का गया यानी कि 1, यानी कि 3/1 यानी कि 3 आंसर हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देख लो आपके पास फिर से अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है इसका, तो बता क्या होगा, c/a, बताओ c/a का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 10 है, बाई a का वैल्यू कुछ नहीं, x स्क्वायर का गया यानी कि 1, यानी कि 10/1 यानी कि 10 हो जाएगा। अच्छा अब आपको इसको मुझे कमेंट करके बता, देखो द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसका गुणनफल याद करना आपको, सुनिएगा गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा पूछा है, तो बता इसका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट करके। अच्छा फिर से सुनिएगा गुणनफल पूछा है, ये भी कमेंट करके बताओ। नीचे में सुनिएगा का योग पूछा है, अल्फा प्लस बीटा पूछा है, यानी कि -b/a पूछा है, तो इसका वैल्यू मुझे कमेंट करके बताओ। चलो फिर से देखो, फिर से सुनिएगा का योग पूछा है, -b/a कमेंट करके बताओ, ठीक है, इस बहुपद का। तो ये सब आप लोग बनाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन किसी द्विघात बहुपद के शून्य का आपके पास 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, याद करो आप लोग। देखा जाए तो आपके पास ऐसे देखा जाए यहाँ पे तो फॉर्मूला का कोई जरूरत नहीं, सीधा सीधे समझो। इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली बनाना। देखो आपके पास शून्यक दे दिया गया 5 और आपके पास -3 दे दिया गया, तो बारी बारी से जितने भी ऑप्शन है सब में एक बार x का वैल्यू 5 पुट करो, फिर एक बार आप लोग क्या पुट करो, -3 पुट करो। अगर दोनों को पुट करने पर अगर वैल्यू 0 आ रहा है, 5 पुट करने पर भी सबका कुल मिलाकर उस बहुपद का वैल्यू 0 आ रहा है, और -3 पुट करने पर भी आपका कुल मिलाकर बहुपद का जो हल होगा वो अगर 0 के बराबर आ रहा है, यानी कि वही आपका द्विघात बहुपद होगा। तो मुझे पता है कि 3 नंबर का ऑप्शन कट होगा, इसलिए मैं डायरेक्टली 3 नंबर वाला पुट करके दिखा देता हूं, बाकी आप लोग खुद से पुट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग एक बार x का वैल्यू 5 पुट कर देते, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 गुना में 2, 5 दूना 10, -10 हो गया यहाँ पे, और हो जाएगा माइनस का 15। अच्छा -10 और यहाँ पे -15, ये तो -25 हो गया, और यहाँ +25 पहले से +25 -25 खत्म हो गया यानी कि 0 आ गया। उसी प्रकार चलो -3 को पुट कर देते, देखो दोनों पुट करना चाहिए, दोनों पुट करके 0 आना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली 5 0 आ रहा है आंसर हो जाएगा, नहीं, 5 को भी देखना। हो सकता है कभी कभी मैं 5 पुट करोगे तो 0 आएगा, लेकिन इसको पुट करोगे तो 0 नहीं आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 5 को पुट करोगे तो 0 आएगा, लेकिन -3 को पुट करोगे तो 0 नहीं आएगा। तो ऐसा करोगे तो वो आंसर नहीं होगा, दोनों का दोनों पुट करने पर 0 आना चाहिए। जैसे कि इसमें देखो, अगर मैं -3 पुट करूँ तो -3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, माइनस कर दो यहाँ पे -3 गुना में -2 हो जाएगा आपके पास, 3 दूना 6 यानी कि प्लस का 6 हो गया आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा -15, 9 6 15 सबको होता है, और यहाँ पे -15 +15 -15 गया यानी कि 0 बच गया, इसका भी आंसर 0 आ रहा है। तो देख सकते हो इस बहुपद में अगर मैं शून्य का अगर मैं बात करूँ, अगर 5 और -3 पुट करा तो दोनों केस में आपका 0 आ रहा है, यानी कि यही आपका इन शून्यकों का बहुपद होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो अब ये वाला क्वेश्चन मुझे कम कर बताओ, ठीक है। देखो कि आपके पास
किस बहुपद में आप लोग 2 और -6 दोनों को पुट करो तो 0 आ रहा है, तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि द्विघात बहुपद आपके पास एक दिया हुआ है कि शून्य का गुणनफल आपके पास इतना है तो a का मान होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न, देखो शून्य का गुणनफल यानी कि आपके पास देखा जाए तो आपके पास शून्य का गुणनफल c/a का मान दे दिया। कितना दे देगा? 8 दे दिया गया है। तो आपके पास बेसिकली आपके पास a का मान पूछा है। a क्या होता है? अब भाई साहब x² का कोफिशिएंट होता है, यानी कि यहाँ पे a का मान पूछा आपके पास, ठीक है। तो बेसिकली समझो मेरा बात, यहाँ पे समझने का ट्राई करना आपके पास है। तो यहाँ पे ये वाला ए नहीं पूछा, तभी मैं बोलूँ यहाँ पे ए का मान तो सीधे दिख रहा है 1 होगा। नहीं, यहाँ पे देख लो इस बहुपद में आपके पास ए का मान पूछा। यहाँ पे जो ए है ये बेसिकली ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 में यहाँ पे जो ए होता है इसका मान नहीं पूछा है। इसका मान तो सीधे दिख रहा है कि 1 है, ठीक है। ये नहीं पूछा है, ठीक है। एग्जामिनर यहाँ कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, जैसे कि मैंने कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पे आपको नहीं होना। यहाँ बेसिकली देखो यहाँ पे और एक ए लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको इसका मान पूछा है। कुल मिलाकर बोलो तो आपके पास यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास इस ए का मान पूछा है। तो इस ए का मान कैसे निकलेगा आप लोग को देखो, क्योंकि आपके पास यहाँ पे शून्य का गुणनफल यानी कि आपके पास c/a का वैल्यू दे दिया गया, जो कि कितना देगा? 8 दिया हुआ है। अच्छा, मैं इसको 8/1 लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे a का वैल्यू कितना निकल गया? 1 निकल गया, और c का वैल्यू कितना निकल गया? 8 निकल गया। और यहीं पे तो यही जो c/a है ना, क्योंकि भाई साहब ये ax² प्लस का bx प्लस c के फॉर्म का होता है, और जो ये a पूछा है यही तो c का वैल्यू होता है। जो यहाँ x के आगे -9 है ये बेसिकली b का वैल्यू होता है। ये जो x² का कुछ नहीं मैंने 1 है ये आपका a का वैल्यू होता है। और यहाँ जो a जो क्वेश्चन में पूछा है यही तो c है। और हम लोगों ने अभी देखा कि c/a का वैल्यू 8 दिया हुआ है, 8 मैंने 8/1 दिया हुआ है। यहाँ से a का वैल्यू 1 आया, और एक्चुअली यहाँ देख लो इस द्विघात बहुपद में भी a का वैल्यू 1 निकल रहा है डायरेक्टली देखा जाए तो, ठीक है। और c का वैल्यू देख सकते हो यहाँ पे आपका निकला 8, तो आपका इसका आंसर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे चलो इस 27 नंबर क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ। तो देखो आपके पास शून्यों का योग दे दिया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि देखा है तो -b/a का वैल्यू दे दिया गया है, ठीक है। तो -b का अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे -b/a का वैल्यू, ये तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि आपके पास कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा आंसर। किसे पूछो? -b/a का वैल्यू 6 दिया हुआ है आपके पास, और देख लो a का वैल्यू तो 6 यानी कि 6/1 दिया है। फिर यूँ समझो कि देख लो यहाँ पे x² का आगे कुछ नहीं 1 है, तो यानी कि a का वैल्यू तो 1 हो गया आपके पास, ऐसे भी समझ सकते हो। तो यहाँ से देख सकते हो कि आपके पास देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे देख लो -b का जो वैल्यू है, यहाँ देख लो क्वेश्चन में भी जो आपके पास यहाँ k का मान पूछा है, ठीक है ना। और यही जो -b है यही तो k है ना। और एक्चुअली देखो यहाँ -b और वहाँ भी -k है, तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, यानी कि b का वैल्यू 6 हो जाएगा। माइनस से नहीं 6 हो जाएगा आपके पास, 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप का प्रश्न को कंपेयर करके आप लोग बना सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो बोले कि समीकरण का निकाय, आपको समीकरण देखो यहाँ पे एक समीकरण दिया है, बेसिकली 2 चर वाला रेखिक समीकरण दिया आपके पास। तो ये अद्वितीय हल कब होगा? जाहिर सी बात है जब a1 बाय में a2 ये पहले ही बराबर नहीं होगा b1 बाय b2 का, ठीक है। तो आपके पास 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ फिर से दो चर वाले रेखिक समीकरण दिया हुआ है, तो ये कब आपका इसका कोई हल नहीं होगा? अरे जब इसका a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं c1/c2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 3 होगा ये करेक्ट होगा, ठीक है। मैं ऑप्शन बताना भूल गया था। अच्छा चलो अब थोड़ा विविधकर का फॉर्मूला पढ़ते हैं। अच्छा, विविधकर का वैल्यू क्या होता है? b² - 4ac होता है। आई होप कि आपको याद होगा। अच्छा, जब विविधकर इसी को हम लोग डी से दिखाते हैं, यानी कि b² - 4ac बोलो या इसको d बोलो या विविधकर बोलो, ये बात बराबर एक ही चीज बात चल रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर d का वैल्यू अगर मान लो 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि देखो इसका मतलब ये होगा कि जो आपके पास शून्यक होंगे वो बराबर होंगे, साथ ही साथ देखा जाए तो आपका पास वास्तविक होगा। ये अगर d का वैल्यू मान लो अगर 0 से बड़ा हो जाए, यानी कि 1 2 3 4 हो जाए, तब क्या होगा कि शून्यक जो निकलेंगे वो वास्तविक होंगे और दोनों अलग अलग होगा यही। लेकिन अगर d का मान अगर 0 से छोटा आ जाए, जैसे कि -1 -2 आ जाए, तब उस केस में क्या होगा कि जब आपके पास हल निकालोगे तो बेसिकली वो काल्पनिक मूल निकलेगा। अब काल्पनिक निकलेगा तो हल निकालने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये केस होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इसका आंसर आपके पास बराबर और वास्तविक हो जाएगा। अच्छा, b² - 4ac 0 के बराबर हो तो सब मूल क्या होगा? वास्तविक। तथा आपके पास देखा जाए तो आपके पास आपके पास यहाँ पे देख लो b² - 4ac वैल्यू 0 दिया हुआ है, यानी कि आपके पास अगेन वही चीज दिया हुआ है, d बराबर 0। देखो खाली घुमा के पूछ दिया, तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बराबर और वास्तविक। अच्छा, यदि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आपके पास या विविधकर का वैल्यू, इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा तो क्या होगा मुझे कमेंट करके बता, अभी मैंने आपको बताया। चलो अगर d का वैल्यू अगर आपके पास देखा जाए d से यहाँ छोटा, 0 से छोटा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे d का मान 0 से बड़ा दिया हुआ है, तो क्या होगा मुझे कमेंट करके बताओ, अभी मैंने आपको बताया। अच्छा, निम्नलिखित में से विविधकर का सूत्र कौन होता है? अभी मैंने बताया b² - 4ac। तो d का वैल्यू b² - 4ac कहाँ दिख रहा है? 4ac 1 नंबर का ऑप्शन में दिख रहा है आपके पास, ये कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघाती समीकरण आपके पास यहाँ देखो, कब विविधकर क्या होगा? अरे निकालो ना यार, क्या होता है? b² -
4ac। बी ए सी निकालना तो आता है, अभी मैंने आपको बताया। बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर का आगे का कॉफिशिएंट, तो यहाँ -5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी का स्क्वायर, यानी कि -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। माइनस का 4 इंटू का ए इंटू सी, ए का तो मान देख लो यहाँ पे, ए तो मान आपके पास 3 है, सी का मान 2 है, तो 3 दूना 6 और यहाँ पे 4, 6 4 12, यानी कि हो जाएगा आपके पास 25 में अगर 12 चला गया बाबू, तो आपके पास देखा जाए तो यहाँ पे, अच्छा देखो थोड़ा सा फिर से गुना कर देता हूँ, आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 3 दूना 6, 6 6 6 हो गया आपके पास, यहाँ पे 6 चौक 24 होगा यहाँ पे, ठीक है 24 हो जाएगा, यानी कि 25 में अगर 24 चला गया तो एक ना बचा जी, यानी कि आपके पास डी का वैल्यू 1 निकल गया। अब इसका मुझे काउंट करके बता, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकल के दिखाओ। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बी का वैल्यू आपके पास -6 है, ए का वैल्यू आपके पास 2 है, सी का वैल्यू 3 है, आप लोग निकाल के मुझे बताओ, ठीक है। अच्छा, द्विघात समीकरण इतना बराबर में 0 के मूल है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, सब विविध कर निकालो। तो विविध कर अगर आपके पास देखा जाए, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना, अगर इसका वैल्यू अभी मैंने बताया, अगर इसका वैल्यू मान लो कि 0 से बड़ा निकल गया, तब तो वो जो मूल निकलेंगे वो भिन्न निकलेंगे और वास्तविक निकलेंगे। लेकिन अगर इसका वैल्यू अगर आपके पास 0 से छोटा निकल गया, तो दोनों का दोनों काल्पनिक, यानी वास्तविक नहीं बोलो या फिर बोलो कि काल्पनिक मूल निकलेंगे, तो ऑप्शन में वास्तविक नहीं भी हो सकता, ठीक है। और एक्चुअली मुझे लग रहा था कि इसका वास्तविक नहीं ही आएगा, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा, ठीक है। और मान लो कि 0 के बराबर हो गया, तो दोनों मूल वास्तविक होंगे, साथ ही साथ समान होंगे, तो मैंने आपको बता दिया, बस आपका डी निकालने का काम है। चलो इसका भी आप लोग मुझे कमेंट कर बताओ इसका क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एपी दिया के लिए क्रमशः आपके पास प्रथम पद ए है और सारांतर डी क्या होगा बताओ। तो प्रथम पद जो पहले दिख रहा है 3/2, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बचा आपके पास सारांतर निकालने का, तो सारांतर कैसे निकलता है, a2 - a1, यानी बाद वाले में पहले वाला घटा दो, यानी कि 1/2 माइनस का 3/2 करो, तो देख लो 2 एलसीएम आ गया, ऊपर बच गया 1 माइनस का 3, हो जाएगा 1/2 बच गया, -1/2 बच गया, जो कि ऑप्शन में आपको -1 आपके पास देख लो यहाँ पे -1, ठीक है। अगर आपके पास 1 में -3 गया तो यहाँ 2 होगा, ठीक है। -2/2, 2 कट गया, इनके -1 हो गया, यानी देखा है तो आपके पास ए का वैल्यू 3/2 है और डी का वैल्यू जो है आपके पास -1 है, जो कि आपके पास ऑप्शन में आपको 3 नंबर में दिख रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एपी का सार्वंतर क्या होगा बताओ। चलो सार्वंतर निकालो, 6 में 2 को घटा दो, कितना हो जाएगा, बस 4 हो जाएगा, जो कि 2 नंबर का ऑप्शन में दिख रहा है। देखो समांतर श्रेणी आपके पास दिया हुआ है, इसका प्रथम पद क्या होगा, जो पहले दिख रहा है 3 दिख रहा है, 3 हो जाएगा। इसका प्रथम पद क्या होगा, -5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 10 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका 3 कहाँ दिख रहा था, 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका सारांतर निकालना, चलो निकाल के दिखाओ। अरे देखो 3 है, 3 में अगर 3 को घटाओगे तो भी तो 0 आएगा, यानी कि सारांतर यहाँ 0 आ जाएगा। जी हाँ, सारांतर जो होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और आपके पास 0 तीनों हो सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। अच्छा, प्रथम पद ए तथा सार अंतर डी वाला एक एपी का एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर में ए प्लस का n - 1 इंटू का डी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, ठीक है। आई होप कि याद होगा आपको। अच्छा, एपी का दूसरा पद क्या होगा, जिसका प्रथम पद 4 और सार्वंतर डी जो वैल्यू है उसका -3 दिया हुआ है। पता है कि प्रथम पद में सार्वंतर को जोड़ने पर दूसरा पद मिलता है, दूसरा पद में सार्वंतर को जोड़ने पर तीसरा पद मिलता है, तीसरा पद में सार्वंतर जोड़ने पर चौथा पद मिलता है। उसी प्रकार से प्रथम पद से दूसरा पद मिल जाता है, तो प्रथम पद में सार्वंतर को जोड़ दो, यानी कि ए का वैल्यू 4 है, उसमें जोड़ दो -3 को। अब देख लो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कि 4 में 3 घट जाएगा। देखो भले जोड़ना है पर हो सकता है कभी घट भी जाए, ठीक है। तो प्लस माइनस का ध्यान रखना। तो 4 में अगर 3 चला गया तो 1 बच गया, जो कि 1 नंबर का ऑप्शन देख रहे हैं, करना शुरू हो जाएगा। अच्छा चलो, इस एपी का देखा है तो प्रथम पद 10 है, सारांतर 10 है, तो बताइए इस एपी का दूसरा पद क्या होगा, दोनों को जोड़ दो 20 हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर से देखो, प्रथम पद -2 है, सारांतर 0 है। अरे बाबा 0 में -2 जोड़ो तो -2 ही ना होगा, यानी कि आपके पास दोनों का ऑप्शन कट हो जाएगा। चलो, इस एपी का आपको ए का मान निकालना है। अरे बहुत ही सिंपल, देखो एपी क्या होता है कि देख लो, मान लो पहला पद यहाँ पे, दूसरा पद यहाँ पे, तीसरा पद यहाँ पे टोटल 3 पद दिया हुआ एपी का, तो आपको ए निकालना है, बीच वाला ए निकालना है। तो आपको बस इतना पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस होता है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस होता है वो समान होता है, तभी तो वो एपी होता है ना। और यही डिफरेंस को हम लोग डी बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। तो हमको यहाँ पे एक ऐसा संख्या सोचना है जो यहाँ से और यहाँ से समान दूरी पर हो। तो मुझे पता है कि अगर मैं इन दोनों के बीच में अगर मैं 5 को ले लूँ, यानी कि 2 5 और अगर मैं 8 ले लूँ, तो देख सकते हो 5 से 2 के बीच का डिफरेंस भी 3 है और 5 से 8 का बीच 3 है, यानी कि आपके पास यही दोनों का ऑप्शन कट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का भी प्रश्न पूछ सकता है, लॉजिकल प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो आपके पास है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी हो तो एनवा पद का योगफल क्या होगा। अरे भाई साहब देखो, आपको बेसिकली योग पूछा है, एसएन का फॉर्मूला पूछा है, तो ठीक है। एसएन फॉर्मूला क्या होता है, 2a प्लस का n - 1 इंटू का डी होता है, जो कि 3 नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। लेकिन यही अगर आपके पास n पदों का योग पूछे और अंतिम पद अगर आपके पास दे दे, तब फॉर्मूला क्या बन जाता है, n/2। एसएन बराबर क्या होता है, n/2
इंटू का ए प्लस का ए एन बन जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। और एक चीज, अगर मान लो आपके पास ए एन अंतिम पद ए एन के जगह पे अगर एल दिया हो, क्योंकि हम लोग अंतिम पद को एल से भी दिखाते हैं, तब आपका जो जो आपके पास योग का फॉर्मूला बनेगा एसन का, वो बनेगा n/2 इंटू का ए प्लस का एन, ए एन के जगह पे एल लगा देना बस, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास दिख रहा होगा 1 नंबर में। ठीक, करेक्ट हो जाएगा। चला आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रथम n धन पूर्णांक का योग होता है, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इससे प्रश्न डायरेक्टली पूछता है, तो 3 नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। अगर आपके पास n धन पूर्णांक है तो उसका अगर योग निकालना, जैसे मान लो 1 2 3 4 निकालना है, इसका योग निकालना है आपको, तो क्या करना है आपके पास बेसिकली प्रथम धन n पूर्णांक है 1 2 3 4 है ना, तो n का वैल्यू 4 पुट कर देना, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो n इंटू का n+1/2 होता है, ये पॉलिटेक्निक में भी आया हुआ था प्रश्न मेरे टाइम पे। ठीक है, अच्छा, आपके पास यहाँ पे एक आकृति था, इसका मैंने सब्जेक्टिव वाला जब मैंने पार्ट लिया था उसमें मैंने बहुत अच्छे से डील किया हुआ है। शायद मैंने अभी शायद 5वां पार्ट मैंने लिया था। ठीक है, तो चौथा पार्ट में शायद मैंने बताया था। ठीक है, तो मुझे याद नहीं है, तो उसमें मैंने बड़ा अच्छा से बताया था कि एक प्रमेय होता है कि कोई भी अगर त्रिभुज का एक भुजा के समांतर कोई एक ऐसा आपका एक रेखा खींचा जाए जो बाकी दो भुजा को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो जो प्रतिच्छेद होता है उसमें आपका ये जो AD है और जो आपके पास ये जो DB है, इसका जो अनुपात होगा वो AE/EC के बराबर होगा। तो चलो वैल्यू पुट करो। AD का वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है, देख सकते हो 3 दिया हुआ है। आपके पास BD का वैल्यू जो कि यहाँ है, जो कि 4 दिया हुआ है। BC का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है। अच्छा, BC का वैल्यू, BC कहाँ है यहाँ पे, BC कहाँ है जी, ये थोड़ा सा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है बाबू, क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ पे BC नहीं देना चाहिए था इसको, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिस्टेक दे दिया है क्वेश्चन में। मिस्टेक ये है कि इसको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे EC लिखना चाहिए था, तो यहाँ पे BC लिखा, तो यहाँ पे B के जगह पे E होगा। ठीक है, EC का वैल्यू आपके पास 14 दे दिया गया है। ठीक है, और आपके पास देखा है तो आपके पास AE पूछना था, तो यहाँ पे गलती से DE लिख दिया है। ठीक है, तो आपके पास ये पूछ दिया है। तो बेसिकली अब आपको बताना क्या होगा, तो बस वैल्यू पुट करो, तो देख सकते हो यहाँ पे आपके पास AD का वैल्यू कितना है आपके पास, हम लोग को फॉर्मूला पता है कि AD बराबर में DB बराबर में AE बराबर में EC निकालना है। चलो AD का वैल्यू आपके पास कितना है, AD का वैल्यू आपके पास देखा है तो 3 है, बराबर में DB का वैल्यू आपके पास कितना है, DB का वैल्यू 4 है, बराबर में AE तो निकालना है, तो AE का मैं AE ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, बराबर में BC का वैल्यू जो कि 14 दिया हुआ है। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, तो 13 को 14 से गुना करो, 14 14 42, तो 42 हो गया, 42/4, तो 42/4 इसको काटो। ठीक है, जो भी निकालेगा निकाल लीजिएगा, पॉइंट में आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन में कहीं दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही पूरा मुझे रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, बाकी इस टाइप का प्रश्न आता है, जो कि देखो ये वाला प्रश्न आपका सही है, देखो इसमें आपके पास ये दे देगा, ये पूछा है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। बस आपके पास AD यानी कि 1/5 बटे में आपके पास DB करना जो कि 3 है, बराबर में क्या करना आपके पास AE करना जो कि 1 है, बराबर में आपके पास EC करना जो कि आपको निकालना, तो इसी के रन दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास EC बटे में EC इंटू का आपके पास हो जाएगा 1.5, बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास 3 गुना 1, 3 ही हो गया। अब इधर आपके पास 1.5 इधर भागा में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 1.5 दूना 3 होता है, यानी कि 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास 3 में दिख रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को बनाना था। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को मुझे बना के आप लोग मुझे कमेंट कीजिए ये वाला, और इस टाइप का प्रश्न जरूर से जरूर आप लोग कर लीजिएगा। और बाकी अगर किसी को समझ में नहीं आया ये वाला, तो मैंने सब्जेक्टिव में बड़ा अच्छा समझाया, वो वाला जरूर देख लीजिएगा, और सब्जेक्टिव पार्ट जरूर कवर कीजिएगा। ये बेसिकली हमारा आज का यहीं तक प्रश्न है, हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, टोटल 60 प्रश्न हम लोगों ने कवर किए, 60 में से एक प्रश्न तो गलत था, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, तो बेसिकली आई होप कि वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जुड़ने जाइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।